इस क्लास में हम पहले एंशिएंट हिस्ट्री, फिर मेडाइवल हिस्ट्री तथा उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता एवं मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी था। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि जो कनिष्क था यह कुषाण वंश का था और यह बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी था। इसी के शासनकाल में, कनिष्क के ही शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति, कौन सी? चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था ईसा के प्रथम शताब्दी के आसपास। ईसा के प्रथम शताब्दी के आसपास इसकी अध्यक्षता, चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र एवं अश्वघोष ने किया था। ध्यान दीजिएगा, चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र एवं अश्वघोष ने किया था चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान। अर्थात चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी उसके दौरान बौद्ध धर्म जो है वो दो संप्रदायों में बट गया था। कौन कौन सा? ये दो संप्रदाय हमेशा पूछता है, ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म जो है चौथी बौद्ध संगीति के अंतर्गत दो संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। कौन कौन सा? हीनयान और महायान। ये ध्यान दीजिएगा, न है हीनयान और महायान, यह दो संप्रदायों में क्या हो गया था? विभक्त हो गया था। और इसी में से महायान संप्रदाय का था आपको कनिष्क, जिसने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था कश्मीर के कुंडल वन में। आगे बढ़ने से पहले हम अन्य बौद्ध संगीतियों के बारे में भी देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कब? 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। किसने? महाकश्यप ने की थी। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। किसके? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान बुद्ध के उपदेशों को, बौद्ध के जितने भी बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश थे उन सबको सुत्त पिटक तथा विनय पिटक में क्या किया गया था? संकलित किया गया था। तो प्रथम बौद्ध संगीति से आपको यह ध्यान रखना है कि यह राजगृह में आयोजित हुई थी 483 ईसा पूर्व में। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। यह अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान ही इसकी आयोजन हुआ था और इसमें बौद्ध धर्म के बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों का सुत्त पिटक एवं विनय पिटक में संकलन किया गया था। वैसे ही अगर आप दूसरी बौद्ध संगीति की बात कीजिएगा तो यह वैशाली में आयोजित हुई थी। कहाँ? वैशाली में आयोजित हुई थी 383 ईसा पूर्व में और इसकी अध्यक्षता सर्वकामी या सभाकामी ने किया था। और यह जो आयोजन हुआ था यह काला अशोक के समय में आयोजित हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगीति। वैसे ही इस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को स्थावीर एवं महासांघिक दो भागों में विभाजित हुआ था। तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो था इसमें बौद्ध धर्म जो है स्थावीर एवं महासांघिक दो भागों में विभाजित हुआ था। वैसे ही अगर आप तीसरी बौद्ध संगीति की बात करिएगा तो इसका आयोजन पाटलिपुत्र में, किसमें? पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था। इसका 251 ईसा पूर्व के आसपास अशोक के समय में। किसके? अशोक के समय में। और इसका जो अध्यक्षता थी, इसकी अध्यक्षता तीसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता ये मेघालीपुत्तिस ने की थी। किसने? मेघालीपुत्तिस ने की थी। और इसी में अर्थात तृतीय बौद्ध संगीति में ही ये संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन एवं तीसरा पिटक अर्थात अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी। किसके दौरान? तो तीसरी बौद्ध संगीति के दौरान तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगीति आपको हमने बता ही दिया कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में लगभग प्रथम शताब्दी की प्रथम ईसा में हुई थी। वसुमित्र एवं अश्वघोष ने इसकी अध्यक्षता की थी और यह कुषाण वंशीय शासक कनिष्क के शासनकाल में यह आयोजन हुआ था। तो ये आपको चारों बौद्ध संगीति ऐसे करके ध्यान में रखना होगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीति, प्रथम जैन समिति या प्रथम जैन संगीति किसने आहूत की थी? मतलब किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो प्रथम जैन संगीति स्थूलभद्र की अध्यक्षता में आयोजित हुई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्र में। ध्यान दीजिएगा, यह प्रथम जैन संगीति है, न कि प्रथम बौद्ध संगीति। दोनों में डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा। प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में। कब?
300 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। किसके समय? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इसका आयोजन हुआ था पाटलिपुत्रा में, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। किसने? स्थूलभद्र ने की थी। और इसी में जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर दो संप्रदायों में बट गया था। प्रथम जैन संगीति में ही जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर दो भागों में बट गया था तथा इसके समय प्रथम जैन संगीति के समय जैन धर्म के प्रथम प्रधान भाग 12 अंगों का क्या किया गया था? संपादन किया गया था। 12 अंग, ये इसकी पुस्तक का नाम है। इसका एक धार्मिक पुस्तक है जैन धर्म से संबंधित। तो ये आपको ध्यान रखना है प्रथम जैन संगीति के बारे में। अगर आप द्वितीय जैन संगीति की बात कीजिएगा तो द्वितीय जैन सभा देवाधि क्षमा श्रवण या क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में इसका आयोजन गुजरात के वल्लभी में हुआ था। कहाँ? गुजरात के वल्लभी में इसका आयोजन 513 ईस्वी में हुआ था। कब? 513 ईस्वी में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता की थी किसने की थी? तो देवाधि क्षमा श्रवण ने की थी। इसी में भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में चौथी सती ईसा पूर्व का इतिहास प्राप्त है। मतलब ये अगर एक और ऐतिहासिक स्रोत अगर आप देखिएगा तो भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में यह कहा गया है कि चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में यह द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। लेकिन जो मान्य है, सभी एग्जाम द्वारा माना गया है, वो 513 ईस्वी है। ये आपको ध्यान रखना है। तो द्वितीय जो जैन सभा थी यह देवाधि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में गुजरात के वल्लभी में इसका आयोजन किया गया था 513 ईसा पूर्व में। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एक्सला सापेल 1748 की संधि का क्या परिणाम हुआ? तो एला सापेला 1748 की संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो गई एवं अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, जो ये एक्सला सापेला संधि है, इसका अगर हम इतिहास की बात करें तो ऑस्ट्रिया पे अधिकार को लेकर, किस पे? ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया पर अधिकार को लेकर के फ्रांस एवं इंग्लैंड के बीच एक जोरदार युद्ध हुआ था। और इस युद्ध का कौन सा? ऑस्ट्रिया पे उत्तराधिकार के युद्ध को लेकर के ही यही युद्ध का विस्तार मात्र था प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध। और इसी युद्ध की समाप्ति की जो हुई थी यह एक्सला सापेला की संधि के तहत इस युद्ध की समाप्ति हुई थी। और इस युद्ध की समाप्ति के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया था और अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार की जो युद्ध हुआ था फ्रांस एवं इंग्लैंड के बीच, इसी युद्ध की जो समापन संधि थी एला सापेला की संधि, इसी संधि के तहत भी ही प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया। और इसके तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ एवं अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया था। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? तो भगवती सूत्र एक धार्मिक पुस्तक है और यह जैन धर्म से संबंधित है। किससे? जैन धर्म से संबंधित है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र की अन्य पुस्तकों या साहित्यों की बात करें तो भगवती सूत्र नहीं, जैन धर्म के अन्य पुस्तकों या साहित्यों की बात कीजिएगा तो इसका अन्य जो साहित्य हैं वो है आगम, अंग, उपांग। ध्यान दीजिएगा, आगम, अंग, उपांग। इस तरह से आप इसे याद भी कर सकते हैं कि जैन साहित्य कुछ इस प्रकार से हैं: आगम, अंग, उपांग, आदि पुराण, 14 पूर्वा। ध्यान दीजिएगा, 14 पूर्वा। और इसके आगे आप जाइएगा तो कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, अचरांग सूत्र। सूत्र 3 प्रकार के, कौन कौन से? देखिए, जैन धर्म से संबंधित 3 सूत्र वाले बुक हैं: कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, अचरांग सूत्र। और जो बुक हैं वे हैं आगम, अंग, उपांग, 14 पूर्वा, कल्पसूत्र। तो ये आपको ध्यान रखने हैं ये जैन धर्म से संबंधित कुछ प्रमुख साहित्यिक पुस्तकों के बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित, ध्यान दीजिएगा, मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित एग्रोनोमोई, कौन सा? एग्रोनोमोई कौन थे? तो मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में एग्रोनोमोई वर्ड की चर्चा की है, जिसका अर्थ है नगर के अधिकारी। कौन सा? नगर के अधिकारी। मेगास्थनीज ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। मेगास्थनीज बेसिकली वो भारत का नहीं था, वो आपको विदेश से आया था और वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। इसने मेगास्थनीज ने, ध्यान दीजिएगा, मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। किसकी? इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी, जिस पुस्तक में भारतीय समाज एवं नगरीय संरचना, क्या? भारतीय समाज एवं नगरीय संरचना की विवरण है।
इसने अर्थात मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। कितने? 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। ये श्रेणियाँ कौन कौन से थे? तो दार्शनिक, पहला था दार्शनिक, किसान, उसके बाद है अहीर, कारीगर, चौथा कारीगर, उसके बाद है सैनिक तथा निरीक्षक एवं सभासद, निरीक्षक एवं सभासद। तो इस तरह से आपको मेगास्थनीज के बारे में इतने फैक्ट ध्यान रखने हैं। चलिए बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सीरिया का राजदूत कौन? सीरिया का राजदूत डायमेकस किस मौर्य शासक के दरबार में आया था? तो सीरिया का राजदूत डायमेकस मौर्य शासक बिंदुसार के दरबार में आया था। किसके? बिंदुसार के दरबार में आया था। बिंदुसार जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था एवं उसका उत्तराधिकारी था। इसे बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार तथा इसको जैन साहित्य में सिंहसेन के नाम से नाम दिया गया था। इसे सिंहसेन कहा गया है। इसकी जो माता थी वो दुर्धरा थी। किसकी? बिंदुसार की माता दुर्धरा थी और यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। कौन? बिंदुसार जो था आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार के ही राज में, किसके? बिंदुसार के ही शासनकाल में या बिंदुसार के दरबार में सीरिया के राजा एंटियोकस, किसका? एंटियोकस, ध्यान दीजिएगा, एंटियोकस, एंटियोकस का जो है राजदूत डायमेकस, कौन? एंटियोकस का राजदूत, देखिए एंटियोकस हमने लिखा हुआ है, एंटियोकस का राजदूत डायमेकस आया था। और इसी डायमेकस से बिंदुसार ने, किसने? बिंदुसार ने 3 चीज़ें की मांग करने की प्रार्थना की थी। मतलब कि डायमेकस से इसने कहा था बिंदुसार ने कि आप अपने राजा से 3 चीज़ें भिजवाने की कृपा करेंगे। यह डायमेकस से इसने 3 चीज़ें मांगी थी। मदिरा, कौन कौन सा? मदिरा, सूखा अंजीर एवं दार्शनिक, मदिरा, सूखा अंजीर और दार्शनिक। तो डायमेकस ने अपने राजा एंटियोकस से जाकर के ये खबर दी और उसने मदिरा एवं अंजीर भेजी थी, लेकिन इसमें दार्शनिक नहीं भेजा था। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि उसने क्या नहीं भेजा था, तो ध्यान दीजिएगा उसने दार्शनिक नहीं भेजा था और उसने 3 चीज़ों की मांग की थी डायमेकस से। ठीक है, तो ये आप बिंदुसार के बारे में इतनी चीज़ें ध्यान रखिएगा। चलिए हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस चोल शासक की उपाधि गंगैकोंड थी? तो ये ध्यान देने योग्य बात है कि चोल शासक के बारे में पूछा गया है। तो आपको पता होगा चोल शासक जो भी थे या मध्यकालीन थे, कुछ थोड़ा सा पहले के शासक थे और इनसे क्वेश्चन कभी कभार नहीं पूछा जाता है, लेकिन पूछा जरूर जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये तो आप देख ही रहे हैं। तो चोल शासक के जो ध्वंसा, ये लोग पल्लव वंश के ध्वंसा अवशेष पर ध्यान दीजिएगा। चोल शासक जो था यह गंगैकोंड की उपाधि किसने धारण की थी? ध्यान दीजिएगा, इसी में आदमी कंफ्यूज कैसे होता है। चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की थी। किसने? विजयालय ने इसकी स्थापना की थी। विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की थी और यह चोल वंश जो है पल्लव वंश के ध्वंसा अवशेष पर इसकी स्थापना हुई थी। और आगे इसके बाद आया एक परांतक, विजयालय के बाद आया परांतक। परांतक ने मदुराई कोंड की उपाधि धारण की थी। किसकी? मदुराई कोंड की। उसके बाद आया राजा राज ने श्रीलंका को जीता था और श्रीलंका को जीतने के बाद इसने मामुंडी चोल की उपाधि धारण की थी। तो ध्यान दीजिएगा अलग अलग यहाँ क्या किया गया है, उपाधियाँ ली गई है। जैसे परांतक ने, किसने? परांतक ने मदुराई कोंड की उपाधि ली थी। किसकी? मदुराई कोंड की, मदुराई कोंड की उपाधि ली थी परांतक ने। वैसे ही राज ने मामुंडी चोल की, श्रीलंका पर जीतने के बाद इसने मामुंडी चोल की उपाधि ली थी। लेकिन जो ये क्वेश्चन की बारी आई तो देखिए राजेंद्र प्रथम, किसने? राजेंद्र प्रथम ने क्या किया था? तो राजेंद्र प्रथम ने, यह चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसने भी पूरी तरह से श्रीलंका को जीत लिया था और इसने बंगाल पर आक्रमण करके महिपाल, वहाँ के शासक बंगाल के पाल वंशी शासक महिपाल को हरा करके गंगैकोंड, किसने? गंगैकोंड की उपाधि धारण की थी। गंगैकोंड की उपाधि धारण की थी किसने? राजेंद्र प्रथम ने। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या था कि किस चोल शासक ने गंगैकोंड की उपाधि धारण की थी? तो राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड की उपाधि धारण की थी बंगाल के शासक महिपाल को हरा करके। राजेंद्र प्रथम जो है इससे ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है क्योंकि यह चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक था। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कुबतुल इस्लाम मस्जिद, कौन सा?
कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु बख्तियार काकी की याद में कुतुबुल इस्लाम मस्जिद की स्थापना करवाई थी या निर्माण करवाई थी, जो कि वर्तमान दिल्ली में स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अन्य फैक्ट की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक यह गुलाम वंश का संस्थापक था। कौन सा? गुलाम वंश का यह संस्थापक था। ध्यान दीजिएगा, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसे कुरान खान, कौन सा? कुरान खान या लाख बख्श या हातिम पील बख्श या हाथियों का दानी भी कहा जाता है। तो ये इसके उपनाम से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि पिछले बिहार एसआई दरोगा में इसके उपनाम पूछा गया था। इसके गुरु का नाम किसके बारे में पढ़े हैं? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु का नाम बख्तियार खां काकी था और इसके सेनापति का नाम बख्तियार खिलजी था। ध्यान दीजिएगा, ये वही खिलजी है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवा दिया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवाने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक का ही सेनापति कौन था? बख्तियार खिलजी था। ध्यान दीजिएगा। इसके स्थापत्य में अर्थात निर्माण कला की बात करें तो इसने कुतुबुद्दीन मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। हालांकि कुतुबुद्दीन जो मीनार था या कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, इसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, जिसे पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। और भी इसके निर्माण है कुतुबुद्दीन इस्लाम मस्जिद, इसने दिल्ली में कुतुबुद्दीन इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक का। यही क्वेश्चन भी हमारा था। तथा इसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था। कहाँ? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का भी निर्माण करवाया था। कहाँ? अजमेर में। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी मृत्यु जो है कहाँ हुई थी? ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है कि इसकी राजधानी कहाँ थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वह लाहौर थी। कहाँ? लाहौर थी। और लाहौर में ही चौगान खेलते समय, चौगान जिसे पोलो भी कहा जाता है, घोड़े से गिरने के कारण इसकी मौत हुई थी। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक थी। तो ऐबक के बारे में आपको इतनी फैक्ट याद रखना है। ऐबक के बाद इसका उत्तराधिकारी इल्तुतमिश वाला, फिर रजिया सुल्तान और उसके बाद बलबन वाला। कौन? बलबन। उसके बाद इस वंश का नष्ट हो गया। इस वंश के बाद आपको इसी पे खिलजी वंश आया था, तो वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।